तो बच्चों आप सभी इसको देख पा रहे हैं? यस सर, देख पा रहे हैं। तो इसमें बच्चों जो पहला पाठ है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस पाठ के रचयिता कौन है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे शिवमंगल सिंह सुमन। यस सर, शिव मंगल। बिल्कुल, शिवमंगल सिंह सुमन इस पाठ के रचयिता हैं और इस पाठ का नाम है हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। ओके, यस सर। ठीक है। इसके बाद अगर कोई आपसे पूछ ले कि उन्मुक्त, अभी अपना आवाज बंद करके रखें सभी। जी सर। हाँ, सभी अपना आवाज बंद करके रखें। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस पाठ का नाम क्या है, तो आप बताएंगे हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछी है, देखिए पक्षी नहीं है, पंछी। इसके बाद उन्मुक्त का मतलब होता है खुला हुआ, खुले हुए आकाश में। ठीक, उसके बाद है कनक का क्या अर्थ होता है? कनक मतलब सोना होता है। और पिंजरबद्ध मतलब पिंजरे में बंधे होना। कहने का मतलब कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन कहता है कि हम पिंजरे में बंद करके नहीं जा पाएंगे, तो पक्षी कहते हैं। पक्षी कैसे नहीं जा पाएंगे? पिंजरे में बंधे रह करके। उसके बाद हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। यानी पक्षी किस प्रकार का जल पीना पसंद करते हैं? बहता हुआ जल पीना पसंद करते हैं। कब मर जाएंगे? भूखे प्यासे, अगर उनको पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। और उनको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता? तो उनको कड़ुआ नीम का फल अच्छा लगता है, लेकिन कनक कटोरी की मैदा से, यानी सोने की कटोरी में मैदा दिया जाए वो अच्छा नहीं लगता है। उनको नीम का कड़वा फल अच्छा लगता है, और इसलिए वो आजाद रहना पसंद करते हैं, पिंजरे में रहना पसंद नहीं करते हैं। ठीक, उसके बाद हाँ, उसके बाद हम देख रहे थे कि स्वर्ण श्रृंखला का क्या अर्थ होता है। तो स्वर्ण श्रृंखला का मतलब होता है सोने की जंजीर, या कहा जाए सोने के बंधन। अगर उनको सोने के पेड़े में बांध दिया जाएगा तो अपनी गति भूल जाते, उड़ान भूल जाते हैं। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पक्षी अपने गति उड़ान कब भूल जाते हैं, तो तब भूल जाते हैं जब उनको सोने की श्रृंखला में बांध दिया जाता है, सोने के पेड़े में बंद कर दिया जाता है। अच्छा, पक्षी अपने सपनों में क्या देख रहे हैं? तो तर की फुनगी पर के झूले, यानी पेड़ की फुनगी पर झूलना, झूलने का सपना देख रहे हैं। तर की फुनगी यानी पेड़ के सिरे पर। ऐसे थे अरमान। अरमान माने इच्छा। पक्षियों की क्या इच्छा थी? नीले नभ की सीमा पानी, यानी आकाश में उड़ने की इच्छा थी, नभ में उड़ने की इच्छा थी, है ना। और अपनी चोंच खोल करके और अनार के दाने चुगने की इच्छा थी, जिस प्रकार से सूर्य की किरणें तारों को चुन लेती है, ये उनकी इच्छा थी। आगे, होती सीमाहीन क्षितिज से। सीमाहीन मतलब जिसकी कोई सीमा न हो। क्षितिज मतलब धरती का वह स्थान जहां पर आकाश और धरती मिले हुए प्रतीत होते हैं, क्षितिज का मतलब होता है। और होड़ा होड़ी यानी कंपटीशन, प्रतियोगिता। और या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। कहने का मतलब पक्षियों की इच्छा है कि वो इस आकाश में उड़ते, सीमाहीन क्षितिज को पाने की कोशिश करते, तो या तो क्षितिज मिल जाता या तो थक जाते, मर जाते, लेकिन हार नहीं मानते। फिर यहाँ पर नीड़ आया है। नीड़ मतलब होता है घोंसला, ठीक है। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो।
आप टहनी का चाहे आश्रय ना दो, यानी उनका घोंसला ना बनाने दो, या फिर जो उनका आश्रय यानी घर बना हुआ है, घोंसला बना हुआ है, उसको तोड़ डालो। लेकिन पक्षी कहते हैं कि हमारी आकुल उड़ान में विघ्न डालो, यानी जो हमारे उड़ने की आकुलता है, उड़ने का उतावलापन है, आप उसमें बाधा नहीं डालो। ये किसने लिखा? श्री मंगल सिंह सुमन ने। तो नीड़मने भी घोंसला होता है और आश्रय मतलब घर होता है। तो यहाँ पर आश्रय से मतलब पक्षियों का घोंसला। ठीक है, चलिए। हाँ, अब उधर से अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, किसी को कुछ पूछना है? आवाज आ रही मेरी? किसी को कुछ पूछना है? अपना वीडियो ऑन करें। सर आपने स्टॉप कर रखा है वीडियो ओपन करना। आपका वीडियो स्टॉप है? यस सर। ओके ओके, मैं कर रहा हूँ अभी, कर रहा हूँ मैं। हाँ, आप वीडियो स्टार्ट करें। यस सर। हाँ हाँ, चलिए। तो ये बताइए अब, हाँ, मैं एक का नाम बोलूंगा, जिसको पूछना है तो पूछे। निमिष, कुछ पूछना है बेटा? बाकी माइक बंद करके रखें। अच्छा, अथर्व, कुछ पूछना है बेटा? सर फुनगी मतलब क्या होता है? फुनगी का मतलब पेड़ का ऊपरी हिस्सा, सबसे ऊपर की चोटी जो होती है उसको फुनगी बोलते हैं। ठीक है सर। चलिए, तो इस पाठ में कुछ और समस्या हो तो पूछिए, नहीं आगे बढ़ें। ओके। आवाज क्लियरली नहीं आ रही है। आवाज थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज नहीं आ रही है। ठीक है। सर क्रैक हो गया है। सर क्लियरली नहीं आ रही है, क्रैक हो गया है आवाज पूरी। हाँ, समस्या है बेटा। चलिए, अब दूसरा पार्ट है बेटा। सब लोग माइक बंद कर लें, तो जो आप लोगों की यहाँ पे समस्या है वो बंद हो जाएगी। आप लोग आवाज बंद करिए, अपना माइक बंद करिए, सभी लोग माइक बंद करें। माइक बंद करें। चलिए, माइक बंद करके रखें। हाँ, देखते हैं। ये दूसरा पार्ट है। इस पार्ट के लेखक हैं, हम सबसे लास्ट में अगर जाएंगे तो इस पाठ के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। ये याद रखिएगा, इस पाठ का नाम है दादी माँ और पाठ का नाम है शिव प्रसाद सिंह। ठीक है। अब इस पाठ में आरंभ में आते हैं तो देखते हैं, इस पाठ में लेखक अपनी बचपन की बातें बताता है। ठीक है। और बचपन में किन महीनों की बात उसने ज्यादा करके बताई? क्वार महीने की बात। किस महीने की? क्वार, जिसको हम अक्टूबर कहते हैं। क्वार महीने की बात बताई उसने कि क्वार के दिन में किस तरीके से उनको नदी तालाब के जल में नहाना मजा आता था नहाने में। फिर उसको बुखार आ गया, फिर दादी माँ उनकी बुखार में सेवा करती थी। ये सारी चीजें हमने इस पाठ में पढ़ा था। तो अगर किसी ने आपसे प्रश्न पूछ लिया कि लेखक को जब बुखार आता था तो उसकी सेवा कौन करता था, तो उसका उत्तर होगा दादी माँ उसकी सेवा करती थी। ठीक है। उसके बाद फिर कुछ शब्द हैं अलग अलग, जैसे महामारी और विसूचिका। ये विसूचिका का मतलब भी महामारी होता है। ठीक है। ये सरसाम, निमोनिया, ये भी बीमारियों के ही नाम हैं। साबूदाना, ये जब भी किसी को बुखार आता है तो साबूदाना लोग खिलाते हैं, अनाज नहीं खिलाते ताकि उनका बुखार ना बढ़ जाए।
पुनैन मिक्सचर, ये मलेरिया की दवाई होती है ना। इसके बाद फिर अगर हम बात करें तो ये देखिए, दादी माँ किसको डांट रही हैं? रामी की चाची धन्नो को, यानी इनका नाम क्या है? धन्नो नाम है। और इनका किससे संबंध है? रामी से, यानी रामी की चाची हैं दादी माँ, इनको डांट रही हैं। कब डांट रही है? किशन भैया की शादी में, यानी लेखक के भाई का क्या नाम था? किशन भैया। और इसी की शादी थी, इसी शादी के समय दादी माँ इसको डांट रही थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने दादी माँ से पैसे लिए थे और समय पर पैसे लौटाए नहीं थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि आप जानते हैं, दादी माँ एक दिन गई और सारा पैसा माफ कर दिया और 10 रुपए भी दिया धन्नो को, और कहा जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी, है ना, 10 मार्च के लिए हंसाई ना हो। इस तरह से पता चलता है कि दादी माँ बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। इसके बाद किशन भैया का विवाह होता है। रात में महिलाओं का एक नाटक होता है। उसी नाटक में लेखक और उसका ममेरा भाई, देखिए लेखक का ममेरा भाई राघव, ये दोनों लोग ने वो नाटक देखा भी और उसमें औरतों ने आपत्ति भी की, लेकिन दादी माँ की कृपा से इन्होंने देखा उसमें, फिर बाद में उनको हंसी आ गई। और देबू की माँ, क्योंकि इनकी भाभी लगती थी, उससे इनका हाथापाई भी हुई, मजाक भी हुआ, ये सारी बातें। इसके बाद फिर हमने देखा कि लेखक बता रहे हैं कि दादा की मृत्यु पहले हो गई थी दादी से, इसलिए दादी के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। और एक और चीज हो गई थी कि जो दादा के मित्र थे, उन्होंने इनके परिवार वालों को एक तरीके से धोखे से लूट लिया था और इनके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। दादा की श्राद्ध में लेखक के पिता ने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, इसलिए इनको कर्ज हो गया था। इसीलिए दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी और एक दिन पैसे की समस्या आ गई तो लेखक की दादी ने लेखक के पिता को सोने के कंगन निकाल करके दिए थे और कहा था कि बुरे समय में यही काम आते हैं। किसको दिया था? लेखक के पिता को। दादी माँ ने क्या दिया था? सोने की चीज, यानी वो कंगन थे। इसके बाद दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी लगी, यानी पिछले जन्म में कोई देवी थी जो सांप की वजह से इस बार मानव का अवतार लेकर के आई है, ऐसा लेखक को लगता था। और सच में क्या हो गया था? लेखक के भाई ने लेखक को पत्र भेजा था जिसमें लिखा था कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है। इसीलिए लेखक को विश्वास नहीं हो रहा था और पत्र पढ़ते वक्त ही लेखक को तमाम बातें याद आ गई थी। चलिए ठीक है, तो इसमें आप कुछ पूछना चाहते हैं? कोई भी अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? सना, कुछ पूछना है बेटा? समझ में आ गया पाठी? नहीं। चलिए, और किसी को? ओके, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं अगले पाठ की ओर, जो कि है आपका तीसरा पाठ, हिमालय की बेटियां। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस पाठ के लेखक कौन है, तीसरे पाठ के हिमालय की बेटियां पाठ के, तो इस पाठ के लेखक हैं नागार्जुन। याद रखिएगा, नागार्जुन, ठीक है। और एक नाम और आया है यहाँ पर, काका कालेलकर। ये काका कालेलकर लेखक नहीं है इस पाठ के। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा था, इसलिए इनका नाम आया है। कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसी में। दूसरी बात, हिमालय की बेटियां किसको कहा गया है? तो हिमालय की बेटियां नदियों को कहा गया है, ठीक है। और हिमालय को उनका पिता कहा गया है। और यहाँ पर एक दुबली पतली बेटियां कहा गया, गंगा को, यमुना को, सतलज को, जो कि ठीक। इसके बाद अगर आपसे कोई पूछ ले कि हिमालय की कुछ नदियों के नाम बताइए, तो आप लोग रावी, सतलज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कमशा, गंगा, यमुना, सरस्वती, गंडक, कोसी इत्यादि बता सकते हैं। कुछ शब्द हैं जैसे बंधुर अधित्यका का मतलब होता है मुकुटधारी पठार। सरसब्ज उपत्यका का मतलब होता है हरी भरी घाटियां। अच्छा, नदियों के खेलने का मैदान क्या है?
तो खेलने का मैदान यही है, हरी भरी घाटियां, पठार और पेड़ पौधों से घिरे हुए जंगल, ये सब उनके खेलने का स्थान है। अगर कोई पूछ ले कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र क्या है, तो आप कहेंगे हिमालय की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध नदियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, यही दो नदियां हैं। इसके बाद ये अगर आपसे कोई पूछ ले कि हिमालय और समुद्र का आपस में क्या संबंध है, तो हम हिमालय को ससुर कहेंगे और समुद्र को उसका दामाद कहेंगे, क्योंकि नदियों का पति समुद्र है। यानी नदियां किससे जाकर के मिल जाती है? समुद्र से, इसलिए नदियों को समुद्र की पत्नी या समुद्र को नदियों का पति लेखक ने यहाँ पर कहा। इसके बाद ये कालिदास का एक पौराणिक आख्यान है ना, मेघदूत। मेघदूत जो कि कालिदास का एक महाकाव्य है ना, और उसी में बेतवा नदी की चर्चा की गई है। ये सारी चीजें हैं। यक्ष एक प्रकार के देवता होते हैं। फिर नदियों ने काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि नदियां अपने जल से संसार का पालन पोषण करती हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। जहां तक मुझे लगता है इस पाठ में जो चीजें आ रही थी वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर कहीं कोई आपको समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए पूछिए, किसी को कुछ पूछना है? अथर्व, कुछ पूछना है बेटा? नो सर। निवेश, कुछ पूछना है? नो सर। समझ में आ गया? ओके, तो यस सर। इसके बाद अब हम बात करेंगे व्याकरण की। तो व्याकरण में मैंने आपको बताया था भाषा, जिसमें बताया था कि जब हम ध्वनियों के माध्यम से अपने विचार प्रकट करते हैं तो भाषा कहलाती है, या कहा जाए हमारे विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम होती है वो भाषा होती है। भाषा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। एक भाषा सांकेतिक भी होती है, ठीक है, लेकिन सांकेतिक भाषा को व्याकरण में महत्व नहीं दिया गया, यद्यपि उसका प्रयोग लोग करते हैं और उसमें चीजें समझ में भी आती हैं। ठीक है, तो भाषा में मौखिक, लिखित और सांकेतिक, मुख्य मौखिक और लिखित हम कहेंगे। ठीक है, व्याकरण में महत्व नहीं है इसलिए सांकेतिक की चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद बात करें अगर हम बोली की, तो एक क्षेत्रीय भाषा जो होती है उसको बोली कहते हैं। यानी भाषा का छोटा रूप जो किसी एक स्थान विशेष में बोला जाता है उसको हम बोली कहते हैं। और प्रमुख बोलियां हैं बुंदेली, बघेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, मैथिली इत्यादि। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अपने बांदा चित्रकूट में क्या बोली बोली जाती है, तो बुंदेली बोली जाती है। सतना में बघेली बोली जाती है ना। लखनऊ में अवधी बोली जाती है। मेरठ में खड़ी बोली, और इसी तरह से आगरा मथुरा में ब्रजभाषा बोली जाती है। पटना में मागधी बोली जाती है, मगही। तो इसी तरीके से अलग अलग स्थान है। बात करें हम लिपि की, तो लिपि क्या होती है? ध्वनियों को लिखने वाले जो चिन्ह होते हैं, ध्वनियों को लिखने वाले चिन्ह, उनको हम लिपि कहते हैं। और हिंदी की लिपि है देवनागरी, संस्कृत की लिपि है देवनागरी, मराठी की लिपि है देवनागरी, और अंग्रेजी की लिपि है रोमन। ये भी हमने बताया था। फिर बात करें वर्णों की, वर्ण भी आना है आपके सिलेबस में। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको वर्ण कहते हैं। जैसे छोटा, छोटी, बड़ा, बड़ी, बड़ी, ऐसे करके का, खा, गा, गा, ये सब वर्ण कहलाते हैं। और इनका जो व्यवस्थित समूह होता है आ से लेकर ज्ञा तक, उसको हम वर्णमाला कहते हैं। फिर वर्णों का भेद बताया था मैंने, तो वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों की कुल संख्या बताई थी, वो होती है 52, 52 होती है। और वर्णों का जो भेद दो ही होता है, स्वर और व्यंजन। अयोगवाह ना तो स्वर में आता है ना तो व्यंजन में आता है, लेकिन वर्णों की कुल संख्या में जरूर जुड़ जाता है। इसलिए आप भ्रमित न होइएगा, वर्णों की केवल दो ही भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अयोगवाह न तो स्वर होता है न तो व्यंजन होता है ना, लेकिन अर्थ वहन करता है, इसलिए अयोगवाह कहते हैं। फिर
वर्णों का भेद के बाद हम बात कर रहे थे स्वरों की। तो स्वर के 3 भेद बताए थे, दीर्घ, पहले ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और स्वरों की कुल संख्या 11 होती है। ह्रस्व जो होते हैं 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। इस प्रकार से कुल 11 स्वर होते हैं। प्लुत स्वर होता है लेकिन गिनती में नहीं आता है स्वरों की संख्या में। और व्यंजनों की संख्या जो होती है वो कुल मिलाकर के पहले 33 वर्ण व्यंजन होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 2 अतिरिक्त वर्ण होते हैं और 2 अयोगवाह होते हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर के 52 वर्ण हो जाते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है मैंने सारी चीज बता दी है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ और बताना चाहिए तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, कुछ पूछना है किसी को? अगर कहीं कोई समस्या है तो आप लोग बाद में मुझे मैसेज करके फोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है? अगर अगली क्लास होगी उसमें भी आप कुछ पूछ सकते हैं। तो ओके सर। मेरे विचार से तो आज की क्लास पूरी हो गई, ठीक है? अगर कुछ समस्या हो तो बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक? जी सर, ओके सर। बाय एवरीवन। बाय। बाय सर।